नेगेटिव का साइकिल जरूर आना चाहिए, बिना उसके एसी नहीं होगा। तो जरूरी है यहाँ जीरो हो, इस तरह से। ये मेरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जब कोऑर्डिनेट्स लोगे। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से वेव दे देते हैं, जीरो यहाँ है पर ये चेंजिंग है, सॉरी यहाँ माइनस नहीं लगा सकते। तो इस तरह से वेव आपको देके आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई अब ऑप्शन बताओ, एसी कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसमें ये वाला एसी नहीं है, ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एक फेज में इस वाले में भी पॉजिटिव है, इस वाले में भी पॉजिटिव है। जब आप एवरेज लोगे इसका, क्योंकि हमने देखा एसी में एवरेज क्या आ रहा था, एवरेज हमारा होल साइकिल जीरो आ रहा था। जब हम प्लस पूरा ले लेंगे, पूरा माइनस ले लेंगे, जब इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। बट इसमें तो जब इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा जीरो नहीं आएगा, है ना, आंसर हमारा जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये एसी पक्का नहीं है। एसी हमारा ये है। एसी में क्या होना चाहिए? फेज चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? हमारे एसी की फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज़ 50 हर्ट्स होती है। ठीक है, इंडिया में हमारे यहाँ 50 हर्ट्स होती है। 50 हर्ट्स का मतलब होता है एक सेकंड के अंदर हमारी जो फेज है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 50 टाइम्स चेंज होता है। 50 टाइम्स चेंज होता है। और जब 50 टाइम्स चेंज होगा, फिफ्टी टाइम्स, अभी मेरी बेटी का आज रिजल्ट आया है इसमें ओलंपियाड नेशनल लेवल का, 100th रैंक पाई है साइंस में। तो अच्छा करिए। इसमें क्या है बच्चे हमारे पास 50 टाइम्स। अभी वही है, पता है ऐसी कंडीशन हो गई थी, एग्जाम के पहले पढ़ी नहीं थी और आज करी मम्मा सिर्फ देखो मैंने एक दिन पढ़ के पेपर दिया है। मैंने कहा ये एक दिन की पढ़ी हुई पढ़ाई का रिजल्ट नहीं है। अगर हम ये धीरे धीरे चीज़ें जब पढ़ते हैं ना समझ के, फिर उसका आपको रिजल्ट दिखता है। तभी कह रही हूँ भाई पढ़ाई बिल्कुल, मतलब अभी भी वो 4 क्वेश्चन उसके गलत हुए हैं, नेगेटिव उसका हुआ है, नहीं तो उसका अंडर 30 होता रैंक। 4 क्वेश्चन नेगेटिव होने की वजह से उसके मार्क्स कम हुए हैं, जिसकी वजह से गया है इतना। और वो थोड़ा सा पढ़ ली होती, रिवाइज कर ली होती। केमिस्ट्री में एक्चुअली कटे हैं, फिजिक्स में तो फुल है और बायो में भी, केमिस्ट्री में कटे हैं। केमिस्ट्री को वही एक्सेप्शंस और सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उसी में गड़बड़ करी है। बच्चे क्या था ये 50 टाइम्स। अब 50 टाइम्स हुआ क्या कि अब आप सोचिए हमारे पास जो बल्ब है, अब उसको क्या है 50 टाइम्स एक सेकंड के अंदर, उसको अगर मैं बैटरी में लगाऊं, बैटरी में क्या होगा, बैटरी में डायरेक्ट उसको इतना करंट मिले जा रहा है मिले जा रहा है मिले जा रहा है, तब चल रहा है ऐसे। बट अगर मैं एसी की बात करूं, एसी में जाते ही उसको 50 बार एक सेकेंड में करंट प्लस माइनस, मतलब बीच में जीरो भी हो रहा है। सोचो आप 50 टाइम्स एक सेकेंड के अंदर अंदर आप सोचो ऑन ऑफ हो रहा है। अगर मैं बिल्कुल लैंग्वेज ऐसे लेमैन की लैंग्वेज में बात करूं तो ये जो लाइट आती है इसका मतलब 50 टाइम्स एक सेकेंड के अंदर अंदर ऑन ऑफ हो रहा है। तो क्या वो चीज़ हमें ऑन ऑफ दिखाई देगी? हमें वो ऑन ऑफ दिखाई नहीं देगी, हमें लगेगा कि वो चल ही रहा है। तो इस वजह से ये हमें ब्लिंक करता हुआ ब्लिंक नहीं दिखाई देता है एक्चुअली, जैसा है बिल्कुल स्टेशनरी दिखाई देता है लाइट। ओके, ये चीज़। और उसके बाद हमने क्या देखा था, हमारे पास क्या था बच्चे, वैल्यूज थी। जो चीज़ थी, एक था एवरेज मीन करंट, ठीक है, ऑफ एसी। दूसरा होता है रूट मीन स्क्वायर, जिसको हम लोग RMS भी बोल देते हैं, एसी करंट। और करंट कैसा दिखाई दिया था हमें, EMF कैसा दिखाई दिया था, साइन की फॉर्म में। तो हमने लिख दिया था साइन ओमेगा टी। यहाँ वोल्टेज है तो एम्पलीट्यूड वोल्टेज का लगाएंगे, यहाँ करंट है तो एम्पलीट्यूड करंट का लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ई नॉट क्या है बच्चे हमारा, ई नॉट है पीक वोल्टेज, और आई नॉट क्या है हमारा, पीक करंट। क्लियर है इतना? ठीक है। अब पीक की बात जब हमने बोली थी तो हमारे ग्राफ में ये ऐसा जो आ रहा था, ये वाला जो पीक पॉइंट है, ये जो है ये कितना आएगा, आई नॉट आएगा। हाँ जी, आई को क्या बोल दिया था, क्या बोला था शनाया, आई क्या है, कौन सा करंट भाई, इसमें तो इतने सारे करंट है।
पीक वैल्यू है, मीन एवरेज है, आरएमएस है, क्या है? आई स्पेशल नाम है सबका? नहीं, क्वाड्रेटिक का। हाँ तो बताइए आई क्या है? आई, आई का नाम क्या है? हाँ भाई, यस, इंस्टेंटेनियस करंट, किसी भी टाइम के ऊपर जो करंट मिलता है वो है ये हमारा, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। हाँ, इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे ये आगे पढ़ाने के लिए। नहीं नहीं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी बात समझ में आई। फिर हमने बच्चे एवरेज मीन करंट निकाला था। पहले जब हमने होल साइकिल पे निकालेंगे, होल साइकिल पे जब हम निकालेंगे एवरेज, तो हमें कितना मिलेगा? आई मेरा 0 मिल जाएगा एवरेज। पर हमने होल साइकिल पे ना जाके हमने बात करी थी हाफ साइकिल के ऊपर, है ना। हाफ साइकिल में डीसी जितना चार्ज भेजता है उतना ही चार्ज भेजेगा, तो करंट क्या कहलाएगा? एवरेज मीन करंट कहलाएगा। तो यहाँ पे जो एवरेज करंट आया था वो कितना आया था? 0.636, चलो 37 आई नॉट। और क्या था यहाँ पे? और बता दो, आई नॉट बाय 2/पाई, 2/पाई, ठीक है, ये चीज हो गई। और अगर मैं वेव में बात करूं तो वेव में मैंने बोला कि ये अगर मेरे पास ये मेरा अगर पीक है आई नॉट, ये कितना होगा? 0.36, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी एवरेज। देखो एवरेज कम हो गया। अगर डीसी में एवरेज की बात करोगे तो डीसी में एवरेज हमारा वही रहेगा, क्योंकि हर एक पेपर में आपके नंबर सेम है, तो एवरेज भी क्या होगा? सेम होगा। पर अगर आपके नंबर ऊपर नीचे हैं, 10 सब्जेक्ट आपने पेपर दिया तो ऊपर नीचे सब है, जब आपने एवरेज लिया तो सेम आएगा? नहीं आएगा, अलग आएगा। तो यहाँ पे भी वैल्यूज क्या है? वेरी कर रही हैं। वैल्यूज क्या है? वेरी करी है। और वेरी करी इस वजह से जब हमने एवरेज चेक किया तो वो कितना आया हमारा? 63.7% आया। ठीक है, तो ये मेरा कौन आ गया? एवरेज आ गया। इतनी बात क्लियर है। फिर उसके बाद रूट मीन स्क्वायर में आए बच्चे। रूट मीन स्क्वायर में क्या देखा हमने? रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं बात करूं, हमने क्या बोला था कि अगर मैं डीसी करंट भेज रही हूं, ये क्या है मेरा? डीसी करंट। अगर हम लोग डीसी करंट भेज रहे हैं, डीसी करंट अगर मैंने भेजा और उसके भेजने पे जो हीट जनरेट हुई, डीसी करंट भेजा, डीसी करंट किसके अक्रॉस भेजेंगे? एक रेजिस्टर के अक्रॉस हमने डीसी करंट भेज दिया। और जैसे ही डीसी करंट इसमें से पास होगा, इसमें से करंट आएगा, वो करंट जब I² RT मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? ये हीट बन जाएगा, है ना। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? करंट आने से रेजिस्टर के अक्रॉस जब पास हुआ तो वो क्या हो गया? गर्म। जैसे यही है, इसमें रेजिस्टर है, इसको मैंने लगा रखा है, देखो गर्म हो रखा है ये। ठीक है, तो कहीं से भी जब वो पावर लेगा, कंज्यूम करेगा, एनर्जी बढ़ेगी, उसकी वजह से हीट आएगी। ये कहाँ केस था? डीसी में। एसी में क्या हुआ बच्चे? एसी में हमने लगा दिया एक सोर्स यहाँ पे और वही रेजिस्टर लगा दिया हमने। मुझे हीट तो पता ही था, हीट इतनी है, मुझे अब करंट बताना है। हीट की वैल्यू मुझे पता थी, मैं करंट बढ़ा रही हूँ, एक पॉइंट पे इतनी ही हीट आ गई। ठीक है, तो उस करंट को हमने क्या बोल दिया? आरएमएस बोल दिया। जितना डीसी करंट किसी अक्रॉस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होने के बाद हीट डिसिपेट करेगा, वहीं उतनी ही करंट को, एसी के उतने ही करंट को क्या बोला जाएगा? आईआरएमएस बोला जाएगा। ठीक है, हमें इतना उसमें नहीं जाना है, हमें सिंपल इसकी वैल्यू याद रखनी है। IRMS कितना होता था? I0/√2 होता था। क्या हो गया? हेलो हेलो, हाँ बताइए। अरे भाई हाँ, मैं वो यहीं पे पढ़ा रही हूँ।
यस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फेजर डायग्राम बच्चे, फेजर एंड फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर क्या होता है? फेजर, फेजर एक जस्ट एक वेक्टर है, उस वेक्टर से हम क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक वेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जैसे यही एक स्विंग है, अगर स्विंग है तो क्या था, स्टार्टिंग में 0 था, फिर ये इधर गया मैक्सिमम हुआ, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। ठीक है, अगर मैं साइन की बात करूँ, पहले 0 था, फिर ये मैक्सिमम गया, फिर ये 0 आया, फिर मैक्सिमम गया, फिर 0 आया। तो इन सारी चीज़ों को, एम्पलीट्यूड देखो, पहले बहुत ज़्यादा हुआ, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और ज़्यादा हो गया। तो वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करना है, हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना है। उस वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया, फेजर। मैंने ले लिया एक वेक्टर, ये मैंने वेक्टर ले लिया। जब ये 0 पे था तो ये क्या है, ये 0 है। फिर ये धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, उसी तरह से ये धीरे 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 करता करता इंक्रीज हो रहा है। कहाँ पे पहुँच गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे। कहाँ पे पहुँच गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे। फिर ये 0 पे आ गया, फिर ये 0 है ना, ये हमारा 0 है, तो फिर ये दोबारा से कहाँ आ गया, 0 पे आ गया। फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच गया दूसरे साइड, फिर ये ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पहुँच गया, फिर ये दोबारा से 0 पहुँच गया, दोबारा से 0 पहुँच गया। क्लास 11th में भी पढ़ा है आपने फेजर। फेजर क्या है, एक वेक्टर है, वो वेक्टर जो क्या करता है, कोई भी साइनोसॉइडल अगर हमारे पास क्वांटिटी है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बस। ठीक है ना, एक क्वांटिटी है जिसको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ओके, तो इसको सही से बना लीजिए आप। फेजर है क्या हमारे पास, अ वेक्टर। ये मेरे पास 0 है, यहाँ पे मैंने बोल दिया ये कौन है, मेरा एक फेजर है। अब इस फेजर को क्या करना है, इस फेजर को देख लीजिए, ये क्या करेगा, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा। तो ये क्या कर देगा, ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेजर। ठीक है, सो फेजर इट इज अ वेक्टर विच represents sinusoidal physical quantity which describe the physical quantity। ये रहने दो, बस यही लिख दो, विच रिप्रेजेंट द साइनोसॉइडल फिजिकल क्वांटिटी, यही चीज़। अब क्या है, इसके पास क्या आएगा बच्चे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ओके, और क्या आएगा, एक फेजर एंगल आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बताना जरा, 2π/t ना। तो एक एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये यहां से शुरू हुआ, यहां से करते हुए इसने पूरा सर्कल बनाया। ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, ये फेजर डायग्राम आगे आगे चले, वही फेजर डायग्राम किसकी, फेजर का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो साइन वाला होगा, साइन ओमेगा टी। ये जो ओमेगा होगा वो आपके इस फेजर के ओमेगा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या बताता है बच्चे, बताओ। ये एम्पलीट्यूड है आपका, कहीं पे भी ये अगर मान लो यहाँ पे है तो वो क्या बताएगा, आपका एम्पलीट्यूड बताएगा। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ यहाँ है ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो एम्पलीट्यूड को क्या बोल देंगे, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फेजर एंगल क्या है, एंगल ऑफ वेक्टर। अच्छा, फेजर एंगल अगर मैं बात करूं तो बिटवीन टू वेक्टर्स होता है, तो इसको भी आप फेजर एंगल बिटवीन टू क्वांटिटीज लिख देती हूं मैं, अभी बता देती हूं क्या होता है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी बच्चे,
एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसॉइडल क्वांटिटी। ओके, इसको हम लोग ओमेगा लिख लेते हैं। और अगर मैं दो क्वांटिटीज ले लूं, यहाँ पे मैंने दूसरी क्वांटिटी ले ली, ये जो एंगल है दो क्वांटिटीज के बीच का क्या है एंगल? वो फाई। ठीक है, अभी जब टॉपिक करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या चीज हम लोग कर रहे हैं। ये वाला एंगल किसी भी टाइम से बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओमेगा टी। ये अगर हमें लिखना है आई, ये क्या है? आई। अब इधर क्या हो जाएगा? अगर ये वेक्टर मेरा आई है, इधरली साइड क्या होगा और इधरली साइड क्या होगा? अगर ये ओमेगा टी है तो ये हो जाएगा आई कॉस ओमेगा टी आई नॉट, और ये क्या हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। नहीं, क्या कह रहे हैं? मैंने बोला कि ये मैंने सर्कल में बनाया ना, एक्चुअल में क्या है? किसी भी पॉइंट के ऊपर ये वेक्टर यहां है, यही है। ठीक है, अगर ये एंगल यहां पे कितना बना रहा है? ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा इधर? इधर आई नॉट साइन ओमेगा टी नहीं हो जाएगा? होगा ना, वही चीज तो बोल रहे हैं। तो इस फेजर वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग एनी एक्सिस वो क्या होगा? वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, इंस्टेंटेनियस होगी। आई नॉट साइन ओमेगा टी क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी का नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट है ना? तो अगर मैं कहूं, अच्छा, और अगर मैं मैथमेटिकल की लैंग्वेज में बोलूं कि क्या लिया है मैंने, इसका प्रोजेक्शन लिया है इस एक्सिस के अलोंग, यही तो बोलते हैं हम लोग। इसका क्या लिया है हमने? इसके अलोंग प्रोजेक्शन लिया तो आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। इसका अगर मैं इसके अलोंग प्रोजेक्शन ले रही हूं तो क्या मिलेगा? आई नॉट कॉस ओमेगा टी आएगा। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी मुझे क्या मिला है? मुझे प्रोजेक्शन मिला है अपने फेजर वेक्टर का ऑन एन एक्सिस। वो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? ठीक है, ओके। सो यहाँ पे प्रोजेक्शन क्योंकि ना बच्चे ये सारी चीजें देखो एग्जाम में कहीं नहीं पूछी जाएंगी कि अलग अलग आपसे एग्जाम में पूछा जाए। न्यूमेरिकल में इसका भरपूर उपयोग होगा सॉरी, है ना। और उसके बाद ये कंफ्यूजिंग, आप लोग ना अगर इसको नहीं क्लियर करोगे ना तो इतना कंफ्यूजिंग होगा कि कब आई नॉट लगाना है, कब आई लगाना है, वेक्टर पे क्या देंगे क्या नहीं देंगे, बहुत कंफ्यूज करता है ये। ठीक है, अभी अगर प्रॉब्लम आ रही है अभी दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगी। प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ऑन एन एक्सिस इज क्या है बच्चे? द मैग्नीट्यूड of instantaneous value of physical quantity। ठीक है, लिख लिया सबने? चलिए अब रजिस्टर के लिए बनाते हैं। when only resistor is connected, only resistor is connected with AC। ठीक है, तो क्या करो, रेजिस्टर ले लो और AC दिया हमने। अच्छा, AC का मतलब क्या है? AC का करंट भी होता है और AC का वोल्टेज भी होता है।
तो जब भी आप कनेक्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चे, वोल्टेज लेते हैं, ठीक है, वोल्टेज। ओके, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने लगा दिया। ओके, सो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या आ जाएगा, E बाई आर होता है ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, और आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या हो गया प्रथमेश, जाइए। क्या किया हमने, बहुत सिंपल है ना, वोल्टेज लिया और फिर बाद में आर से हमने डिवाइड कर दिया। अब बता दीजिए जरा, अगर मुझे फेजर डायग्राम बनाना होगा तो इसमें भी एंगल कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और ये भी कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी दोनों का क्या है, सेम। ओमेगा समझ में आता है आप लोगों को, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है बच्चे, 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई बाई टी होगा। अगर मैं बात करूं ओमेगा टी तो कितना हो जाएगा, 2 पाई नहीं हो जाएगा, ओमेगा टी 2 पाई होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब अगर टाइम पीरियड लिया जाए, टाइम पीरियड टी में ले लूं तो ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे एंगल मिल जाएगा। अगर करंट 2 सेकेंड में पूरा सर्कल बना रहा है तो जो वोल्टेज होगा वो भी पूरा सर्कल ही करेगा, इसका मतलब ये है। तो दोनों क्या है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसकी भी वेव क्या है बताइए जरा, अभी मैं अलग अलग बना रही हूँ वेव, ऐसे नहीं बनाना, एग्जाम में आपको एक साथ बनाना है, ऐसे बनाना मत, मैं सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ। ये बच्चे मेरा कौन है, आई, इधर कौन है आई, इधर कौन है ओमेगा टी, और ये कौन है, ये मेरा है ई, ये कौन है ई, इधर कौन है ओमेगा टी। यही है, फेजर डायग्राम में आ जाते हैं। फेजर डायग्राम में बच्चे एम्पलीट्यूड किसका, सॉरी जो मैग्नीट्यूड है कौन है, कम, करंट हमारा कम होगा, ई नॉट बाई आर, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आर के साथ डिवाइड करें तो आई हमेशा कम होगा, आई हमेशा कम होता है। तो ये एक सर्कल ले लिया, एक सर्कल मैंने ये ले लिया। अब मैंने बोला कि किसी टाइम के ऊपर जो आई है वो एंगल कितना बना रहा है, ओमेगा टी, एंगल कितना बना रहा है, ओमेगा टी, और ई ये वाला जो है वो ई का है, और ई कितना एंगल बना रहा है, ई भी एंगल बना रहा है हमारा ओमेगा टी। तो ये मेरा ई नॉट है, ये मेरा आई नॉट। टाइम जब 0 हो जाएगा तो दोनों क्या होंगे, 0। जब यहाँ टाइम में 0 पुट करूंगी तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, 0। यहाँ पे टाइम अगर मैं 0 पुट करूंगी तो आंसर क्या मिलेगा, 0। तो 0 पे दोनों ऐसे होंगे, है ना, 0 पे दोनों देखो कहाँ पे हैं, 0 पे दोनों 0 में हैं। जैसे ही हम लोग वैल्यू चेंज करें वैसे ही क्या है, चेंज हो रहा है। तो जैसे हमने इसको एक ही पे प्लॉट किया है वैसे इसको भी एक पे ही प्लॉट करेंगे। तो इसको मैं प्लॉट कर लूंगी, करंट की एक छोटी वेव दिखा दीजिए, और वोल्टेज के लिए ध्यान से वैल्यूज जो मैक्सिमम मिनिमम होंगी ना वो आपको सेम पॉइंट पे कट होनी चाहिए, यहाँ समझ आया। ये कौन है, ये ई साइन ओमेगा टी है, ई नॉट, या तो सीधा लिख दो ई, और आई, इधर कौन है, इधर ओमेगा टी है। ये कौन है, ई नॉट है, ये कौन है, ये आई नॉट है। क्लियर हुआ, ठीक है। फेजर एंगल अब बता दो, फेजर एंगल, फेजर एंगल, फेजर एंगल क्या है यहाँ पे, फेजर एंगल क्या होता था, फेजर एंगल क्या बताया था, एंगल बिटवीन 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है, एक करंट है, एक वोल्टेज है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। ये भी ओमेगा टी बना रहा है, ये भी ओमेगा टी बना रहा है, तो साथ साथ नहीं चल रही हैं ये दोनों, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या है एंगल इनके बीच, 0 है।
पर कुछ आगे होता एक पीछे होता तो एंगल क्या हो जाता, कुछ एंगल बनता वहाँ पे। समझ आई बात? जैसे बच्चे देखो पेंडुलम में झूले पे आप समझो, दो बच्चे हैं झूले पे बैठे हुए हैं, सेम स्पीड से हैं, एंगुलर स्पीड उनकी सेम है, ना कोई फास्ट ना कोई स्लो, है ना। अगर दोनों ने एक टाइम पे स्टार्ट किया तो दोनों एक टाइम पे ही ऑसिलेट होते रहेंगे, है ना। एक जो है यहाँ पे बढ़ गया है और दूसरा अभी यहाँ है, अब दोनों ने स्टार्ट किया है तो दोनों कैसे हैं, इस तरह से ऑसिलेट होंगे। स्पीड हमने चेंज नहीं करी है, हमने स्पीड सेम रखी है, तो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, है ना। या दूसरा केस क्या हो सकता है, ये पीछे होगा ये आगे होगा, इसमें हमें यही सब पढ़ना है। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या है हमारे पास, फेजर एंगल जो फाई होता है वो 0 है, ठीक है। फेजर एंगल हमारा 0 है, ये हमारी फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम बहुत जरूरी है, इंडिविजुअल तो नहीं इतना पूछते हैं, बहुत आसान जब पेपर बनाना होता है तो पूछ लेते हैं, बट कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे चैप्टर आपको आएगा नहीं। एंगल्स लिखने लिख लो, और एंगल आप जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ना आप लोगों का, ये कितना है आपका 0, ये कितना है पाई बाय, ये पाई आएगा, ये कितना आएगा 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ओके। बीच का लिखना है तो ये लिख दीजिए, ये पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। चला जाए आगे। सेकंड, अब हम लोग इंडक्टर लगाएंगे बच्चे। इंडक्टर सेम डायग्राम बनानी है, यहाँ पे आपको इंडक्टर के क्रॉस एसी लगा देना है तो इंडक्टर हो जाएगा। सो इंडक्टर में क्या होता है बच्चे, देखिए हमने क्या किया है, इसमें E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का वोल्टेज लगाया। वोल्टेज लगाते ही क्या हुआ, यहाँ पे वोल्टेज लगाते क्या होगा, करंट इंक्रीज धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करेगा, और करंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, ओपोज करेगा। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में इंड्यूस ईएमएफ क्या होता था, बैक ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। वेक्टर तो बनाया नहीं आपने इसमें, वेक्टर कहाँ है तुम्हारा,
अपने नोट्स से तो तुम मत ही पढ़ना। As current increases in circuit due to change in flux, back EMF is generated। तो इसमें क्या लिया था हमने, बैक ईएमएफ जो होता था वो मैं ई डैश लिख दूँ अगर माइनस एल डी आई बाई डी टी। नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। मानते हो इस चीज को, ये या तो नेट ईएमएफ को ई मत लिखो, ऐसे लिख दो। देख लो भाई अभी नहीं हुआ पूरा, अभी रुक जाओ, ये बाद में लिख देना उसकी कॉपीज देके। इधर समझो पहले आप, हमने क्या लगाया इंडक्टर। अब इंडक्टर लगाते ही हुआ क्या, इसमें करंट बढ़ा, करंट ये बढ़ने नहीं देगा, नहीं बढ़ने देगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करता था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। हमने लगाया ई पर, ये बैक ईएमएफ जनरेट करता था, बैक ईएमएफ इसमें से माइनस होगा, तो इसी वजह से नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, जितना लगाया माइनस जितना इसमें से जनरेट हुआ। समझ आया, डी आई अपॉन डी टी। अरे भाई इंडक्टर का एल होगा ना, ये लास्ट चैप्टर का नहीं है, आपने ध्यान प्रैक्टिस नहीं करा आपने। हाँ प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे दिक्कत रहेगी, ऐसी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ये अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। इंडक्टर में जाकर देखिएगा, जो हमारे पास ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ कितना होता है, वो होता ही इतना है एल डी आई अपॉन डी टी। अब मैं ये कहाँ से बताऊँ, बताओ, इंडक्टर में यही होता है एल डी आई अपॉन डी टी। फ्लक्स क्या होता था, फाई, इंडक्टर में, इंडक्टर में बताओ फाई क्या होता था, इसमें फाई लिखा था ना हमने, फाई कितना होगा, हाँ एल आई होगा। अब ई क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा डी बाई डी टी एल आई। एल कॉन्स्टेंट है तो डी आई अपॉन डी टी आ गया। समझ आई बात, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो बैक ईएमएफ इसमें माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है। अब बताओ रेजिस्टर बताओ कितना है, इन द गिवन सर्किट रेजिस्टेंस कितना है, आर लगाया है हमने कुछ नहीं, तो यहाँ पे आई आर कितना आ जाएगा बताओ जरा। नेट ईएमएफ, नेट वोल्टेज क्या होता था मेरे पास, आई आर होता था कि नहीं होता था, तो ये कितना हो जाएगा आई इंटू जीरो, आंसर कितना आ जाएगा जीरो। इसका मतलब ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, एक बैक ईएमएफ का लगाना है और एक आपको अपना रेजिस्टर नहीं लगा है आपके सर्किट में, इस चीज पे ध्यान देना है स्पेशली। ये ठीक है। अब क्या करो, हमें क्या पता करना है, हमें आई पता करना है, तो इसको आई को लिख लेते हैं, डी आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। बताइए लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। फिर क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, लिख लो साथ साथ में अब बोथ साइड्स प्रथमेश, फिर बाद में सीधा लिखते हो आप ई नॉट एल साइन ओमेगा टी डी टी, और जब ई नॉट एल कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का बच्चे क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा विद नेगेटिव साइन, तो माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा आई। इंटीग्रेट किया है सिर्फ,
पीछे से हो गया, लिख लिया आपने? हाँ, अरे भाई ये जहाँ से कर रहे हो वहाँ से तो ये टॉपिक क्लियर करिए। ये यहाँ से तो ये लिखो ना, ये क्या है हमारे पास, AC अक्रॉस क्या है, इंडक्टर, टॉपिक का नाम। अब इसको ग्राफ बनाना है हमें, हमारे पास मेन सिरदर्दी है ग्राफ बनाना है। सेम में तो मुझे साइन की फॉर्म में लेकर जाना है, कॉस ओमेगा टी कैसे लिखूंगी मैं, कॉस ओमेगा टी साइन की फॉर्म में लेकर जाना है। नहीं, साइन स्क्वायर नहीं, आप सीधा भाई कॉस से साइन में जाना है, क्या करेंगे, सीधा कॉस से साइन में जाना है, पाई/2 लगाएंगे। देखो हमारा एम क्या है, हम बनाना क्या चाह रहे हैं बच्चे, हम लोग ग्राफ ऐसा, ये मेरे पास ई का ग्राफ है, मैं इसी में आई का ग्राफ बनाना चाह रही हूँ, इसी में आई हम दिखाना चाह रहे हैं कि आई में भी ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता है अभी, ठीक है, सेम ग्राफ के ऊपर। तो माइनस कॉस ओमेगा टी, या तो सीधा यहाँ से दिखा दो आप, सीधा आप यहाँ से दिखा दीजिए, ठीक है। याद है वेव आप लोगों ने किया था लास्ट टाइम, तो वेव में भी हमने यही सब किया था, साइन की फॉर्म में लेकर गए थे सबको, एक को निकाला था, फिर बाद में एंगुलर वेलोसिटी आई थी, एक्सेलरेशन आया था, सबको सेम फंक्शन में, वही काम हमें यहाँ पे करना है। फेजर डायग्राम बनाना है, फेजर डायग्राम में मुझे एक साथ दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे बताओ, कौन आगे कौन पीछे। तो इसको बताइए, कॉस जो ओमेगा टी होगा किसके इक्वल होगा, साइन पाई/2 माइनस ओमेगा टी। पर ये नेगेटिव का क्या करेंगे, ये अगर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस है तो मैं लिख दूंगी साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 कॉस ओमेगा टी। सही है, क्या हो गया भाई, इतना मैथ्स क्या हो गया आपको, ये सही नहीं है, मैं ही गलत हूँ क्या, शायद सही है ना। यहाँ क्या किया बच्चे, देखो ये साइन, हमारा जो साइन है वो क्या है, वो इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन है, तो साइन माइनस ऑफ थीटा हो जाता है। मैंने क्या किया, माइनस साइन बाहर लगाया था, जब मैं माइनस अंदर लेकर गई तो वो मुझे चेंज करना पड़ा, यही तो किया है हमने। यहाँ पे जैसे ही ये लेकर आएंगे साइन माइनस ऑफ पाई/2 माइनस ओमेगा टी को क्या लिखेंगे हम लोग इसको सही से, ओमेगा टी माइनस पाई/2 लिखेंगे, वही किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। नहीं पार्थ, अब क्या करा जाए, इसमें क्या है, कैसा क्या बताओ, ये तो सीधा फॉर्मूला है, ये कॉस ओमेगा टी है, ये देखो पहले इधर, ये कॉस ओमेगा टी है, कॉस से मुझे साइन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई/2 लगाना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि अगर मैं कॉस थीटा लिख रही हूं तो क्या हो जाएगा, वो साइन पाई/2 माइनस ऑफ थीटा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कॉस हमारा थर्ड, ऑल शुगर टी कॉफी फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा हो जाएगा, यही होता है। तो हम लोग इधर नहीं जा रहे हैं अभी, यही चीज मैंने ली है। दूसरा मुझे पता है कि जो साइन थीटा अगर माइनस होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास कॉस ओमेगा टी था, कॉस ओमेगा टी से किधर गए हम लोग, साइन पाई/2 माइनस ऑफ ओमेगा टी। फिर मेरे पास साइन ऑफ पाई/2 माइनस ओमेगा टी के साथ बाहर माइनस साइन भी आया है, बाहर माइनस साइन भी आया है। अब अगर बाहर माइनस साइन है तो उसको अंदर ले जाओ, अंदर ले जाएंगे तो साइन माइनस पाई/2 माइनस ऑफ ओमेगा टी, ये साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई/2 आ जाएगा, यही तो किया है।
अब तो बेटा मैथ में आप लोगों को बिल्कुल अब ये सारी चीजें ऐसे दौड़नी चाहिए। अब टाइम नहीं है, अब इनमें आप अपना काम कर रहे हो। अभी अगर दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब भाई बहुत मेहनत की जरूरत है। मेहनत हो नहीं रही है पार्थ, आप कहते हो मैं पढ़ रहा हूँ, घर पे सब खुश, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। मतलब अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब डिस्कस करो। शर्माना नहीं है कि मुझे नहीं आता है, नहीं, मेरे से बात करो। अब मैंने कितनी बार बोला अपनी प्रैक्टिस कॉपी दिखाइए मुझे, देखो तो सही आप लिखते क्या हो, करते क्या हो। पेरेंट्स तो भाई, पेरेंट्स तो क्या, अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ता हुआ देख के तो बस सारी भूख प्यास सब पेरेंट्स की मिट जाती है। अच्छा है, सही में पढ़ते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप नहीं पढ़ते हो, बट बेटा तरीका सही है या नहीं है, मैं वो कह रही हूँ। मैं आपके पढ़ने में मैं डाउट नहीं कर रही हूँ कि आप नहीं पढ़ते हो या कुछ ऐसा कर रहे हो। क्या जो वे आपने अपनाया हुआ है वो सही है? अगर वो सही है तो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो वहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं कुछ देखने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। ये है मेरे कहने का मतलब। जल्दी करिए, लिखिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब बताओ मुझे जरा, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे अब मैं लिखने जा रही हूँ आई इज इक्वल टू नेगेटिव और कॉस ओमेगा टी की जगह पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये जो रिजल्ट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको देखने का नजरिया। अच्छा ये लिख लिया ये वाला पोर्शन। अब यहां पे क्या कह रहे हैं बच्चे, बताओ जरा। जो करंट है, जो आपका करंट है वो क्या कर रहा है, बताओ। एक मिनट। अगर वोल्टेज था मेरा, वोल्टेज साइन पाई ओमेगा टी था, और ये कितना है, ये हमारा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो क्या कहोगे आप इसको? 90 डिग्री पीछे चल रहा है, वो 90 डिग्री आगे चल रहा है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, या तो आप करंट को बोलो 90 डिग्री पीछे चल रहा है। लिख लिया भाई? हाँ जी बच्चे, ये चीज जो बताने जा रहे थे हम लोग, ये कौन है मेरा ई कौन है, ई नॉट साइन ओमेगा डी। आई क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा डी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब क्या है, करंट क्या है बच्चे, लैग्स बिहाइंड बाय पाई बाय 2। और वोल्टेज क्या है, लीड्स बाय पाई बाय 2। ये पेपर में आपसे बार बार पूछा जाता है कि इफ सर्किट हैविंग ओनली इंडक्टर करंट इज लैग बिहाइंड बाय पाई बाय 2, या करंट लीड्स बाय पाई बाय 2। इस तरह से आपको क्वेश्चन, या सेम है कैसा है, यही आता है क्वेश्चन पेपर में, और हर साल आता है। इसके गिने चुने क्वेश्चंस है इस चैप्टर के जो आते हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या करेंगे बताइए? ये दोनों बनानी होती है साइनोसॉइडल फॉर्म में। और इधर देख लीजिए, पहले देखो आप, करंट कौन पीछे है, करंट पीछे है, तो करंट को मैं यहां लिखूंगी आई नॉट, ठीक है। और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज आगे है, कितना है करंट से, पाई बाय 2। इसके साथ अक्षर इधर देखिए, पहले आई नॉट मेरा कौन है, करंट, ठीक है। और उसके बाद कौन है, ये है हमारे पास ई, ठीक है। ये कौन है, ये ई है।
इनके बीच का एंगल बच्चे क्या है, π/2 है। तो यहाँ पे जो फाई आ रहा है ना, जो फाई आ रहा है, फेजर एंगल जो आ रहा है, दैट इज π/2। पीछे क्या था फेजर एंगल, 0 था। किसमें, रेजिस्टर में। इंडक्टर में कितना आ गया, π/2। समझ आया, π/2 का मतलब समझ रहे हो, पीछे जो था वो एक साथ ऐसे झूल रहे थे दोनों बच्चे, पर अब क्या है, अब जो है वो यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। समझ आई बात, 90 का यहाँ पे फेज डिफरेंस है। क्लियर है। कॉस की बात अगर इसमें बनाना चाहोगे तो यहाँ पे क्या है, ये है मेरे पास sin ωt है, ठीक है, E है। और करंट क्या था बच्चे, सीधा दिखा दो, यहाँ पे करंट माइनस कॉस है, तो कॉस कहाँ से शुरू होता है, मैक्सिमम से शुरू होता है, तो कॉस हमारा यहाँ आ जाएगा। कॉस के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होगा, यहाँ मैक्सिमम, ऐसे आ जाएगा। ये कौन है हमारा आई, ये कौन है ई, ऐसे ही बनेगा ग्राफ, ठीक है। कॉस का जहां पे ये मैक्सिमम है वहां पे कॉस हमारा ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। समझ आ रहा है योशा और परमीत? यस। RMS किस चीज की RMS वैल्यू, हेयर RMS वोल्टेज और RMS करंट, क्या चीज? अच्छा लिख रहे हैं ना अभी बच्चे यहाँ, देखिए आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे बच्चे हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं RMS की, हमारी जो बात चल रही है दैट इज ओनली फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड पीक करंट, पीक वोल्टेज। व्हेन वी write the relation of instantaneous voltage with angular frequency, क्या मिला हमें, E0 sin omega t। Here omega is what, that is the angular frequency। इसका मतलब ओमेगा टी ये बना रहा है, अगर ओमेगा टी बना रहा है फेजर डायग्राम में आप सीधा दिखा सकते हो कि ये हमारा एंगल है ओमेगा टी, सो इट इज व्हाट, दैट इज, इट इज E0। फिर हमने आई के लिए रिलेशन बनाया, आई मेरा कौन है, आई है हमारा I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। So I0 is what, that is the peak value of the current, so it must be less than the peak value of voltage। तो कम होगा तो उसका रेडियस कम हो जाएगा। दूसरा, अब मैं कहाँ बनाऊं ये वेक्टर, इसका कहाँ पे बनाऊं, वेक्टर कहाँ पे बनाऊं, yes, another vector we have to take। कहाँ पे बनाना चाहिए फिर, what is the position of the vector, what is the actual result, that is current lags behind by π/2। किसको लैग बिहाइंड कर रहा है, किसके पीछे है, वोल्टेज के पीछे है भाई, वोल्टेज उसका बॉस है, वोल्टेज लीड्स बाय π/2। वोल्टेज आगे आगे चलेगा, करंट पीछे पीछे जाएगा, तो वोल्टेज आगे है तो करंट को कहाँ होना चाहिए, पीछे। कितना एंगल, π/2, तो इससे 90 डिग्री ड्रॉ कर दो, 90 डिग्री आप पीछे की तरफ ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ये मेरा I0 हो जाएगा, ये π/2 हो गया। ऐसे भी बना सकते हो, ध्यान देना है। यस, अब यहाँ पे यहाँ पे E आगे था, यहाँ पे E आगे था, मेरा I देखो पीछे है कि नहीं है, क्योंकि एंगल हमेशा हमने मैथ्स में पढ़ा है हमारा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बढ़ता है, तो अगर पीछे है, छोटा है एंगल तो पीछे रहेगा। क्लियर है, ठीक है। जिसका हो गया अब कैपेसिटर के लिए करिए।
उसको भी आप बना सकते हो, अगर आप देखो ओमेगा टी अगर एंगल ले रहे हैं तो उस हिसाब से भी बन जाएगा, ठीक है। एंगल को भी दिखाना होता है ध्यान से, ये वाला एंगल यहाँ पे ओमेगा टी होगा, इस वाले केस में ई के साथ ओमेगा टी है बच्चे, ये ओमेगा टी होगा, ये हमारा ओमेगा टी माइनस पाई/2 होगा। ध्यान रखना है ये सारी चीजें। अच्छे से समझ में आ रहा है पक्का कि परेशान हो रहे हो? हाँ भी, हाँ ओमेगा टी क्या है बताओ, फंक्शन में क्या है ओमेगा टी? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ना, ई के साथ एंगल जो होगा वो ओमेगा टी होगा, और आई के साथ कितना होगा? ओमेगा टी माइनस पाई/2, तो ये होगा, ये चीज है। सर्किट, एसी सर्किट हैविंग कैपेसिटर ओनली। अच्छा एक चीज़ तो उसमें रह गई बच्चे, एक चीज़ रह गई, आपने जो वैल्यू फाइंड आउट करी करंट की, दैट इज आई नॉट ओमेगा एल ना, और साथ में कौन था? साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। अब देखो वैसे हम लोग क्या कहते हैं, ई नॉट होगा यहाँ पे ई नॉट होगा, ई नॉट। मैं अगर जनरल लिखूं तो वो क्या होता है? ई नॉट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। क्या होता है करंट? पीक वैल्यू क्या होती है? मुझे बता दो जरा, करंट क्या होगा? करंट होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? V इज इक्वल टू आई आर, तो E इज इक्वल टू, सही से बैठो बिल्कुल ध्यान यहाँ रहे, E इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं होता है? पर हमारे इस केस में क्या आ रहा है? E नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल आ रहा है। इसका मतलब ओमेगा एल किसकी जगह ले रहा है? रेजिस्टेंस की जगह ले रहा है। तो ये क्या है ओमेगा एल? ओमेगा एल रेजिस्टेंस ही है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसको बोला जाता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? देखिए सीधा V इज इक्वल टू आई आर होता है, I क्या होगा? V/R होगा। पर हमारे केस में क्या मिल रहा है भाई? हमारे केस में I डिवाइडेड बाई ओमेगा एल मिल रहा है। तो इस रिलेशन को कोई नहीं झुठला सकता है, कोई भी इस रिलेशन को झुठला नहीं सकता है कि नहीं ये कुछ कंपोनेंट अलग लगाओगे तो अलग आ जाएगा, नहीं, ये तो हमेशा यही रहेगा। तो इसका मतलब जो रिजल्ट अब आया है, आर की जगह जिसने ली है वो क्या है? काम आर का ही कर रहा है। इसका मतलब आर क्या है? रेजिस्टेंस। ये कौन है? ये हमारा रेजिस्टेंस ही है। पर रेजिस्टर तो लगाया नहीं था, क्या लगाया था? इंडक्टर। तो ये इंडक्टर का ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द डिवाइस है, ठीक है ना। जो इंडक्टर ने, आपने देखा ना बैक ईएमएफ लगा रहा है भाई, करंट को बढ़ने नहीं दे रहा है। अगर करंट को बढ़ने नहीं दे रहा है तो क्या है? वो रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, ओमेगा एल क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, ठीक है। तो जरूरी है ये चीज लिखना है बच्चे, ओमेगा एल क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। इसको XL के नाम से भी लिखते हैं, XL के नाम से भी लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओमेगा, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज है, फ्रीक्वेंसी हाई है और फ्रीक्वेंसी लो है, क्या आ जाएगा मुझे बताइए? हाँ, इसको मैं एक और रिलेशन में लिख दूं, अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो XL में लिख सकती हूँ 2πfL, है ना। ओमेगा क्या होता है? 2πf होता है, ठीक है, ओके। अगर F ज्यादा तो X ज्यादा, अगर F कम तो X कम। अगर ये 0F है तो रेजिस्टेंस भी 0 हो जाएगा, होगा। हाई फ्रीक्वेंसी किसका होता है? AC का। और लो फ्रीक्वेंसी किसका होता है? DC का। समझ आई बात? इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लो फ्रीक्वेंसी कौन है? इंडक्टर। तो इंडक्टर
passes DC current easily. ठीक है, इंडक्टर ब्लॉक्स AC करंट. क्लियर हुआ? क्योंकि AC की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, DC की हमारी कम. ये स्टेडी स्टेट में. क्लियर है? एक ग्राफ देख लो आप इसका. अगर I और इसके बीच में, ओमेगा के बीच में आपसे एक्सेल और ओमेगा का, यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी बोल दूँ और यहाँ पे एक्सेल बोल दिया जाए तो कैसा ग्राफ होना चाहिए? स्ट्रेट. x इज इक्वल 2πf. वही l कौन है? कांस्टेंट. 2π भी कांस्टेंट है. f जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आएगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा. ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको? पक्का? चलो अब हमें कैपेसिटर के लिए करना है. अरे भाई ये चीज़ पता चल गई ना कि E के नीचे जो होगा वो होगा हमारे पास रेजिस्टेंस. तो एक्सेल मेरा ये जो था वो कौन है? एक्सेल. तो ओमेगा कौन होता है? 2π/T होता है. तो 1/T क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है. तो ओमेगा की जगह मैंने 2πf लिख दिया. अगर f की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये आंसर ज़्यादा आएगा, f की वैल्यू कम होगी तो ये आंसर कम आएगा. वही तो हमने बोला है. डीसी में लो फ्रीक्वेंसी होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है. ठीक है, डीसी का ये नहीं है, फ्रीक्वेंसी होती नहीं है. पता है हमें लगता है डीसी स्ट्रेट चलता है 0 होता है, पर ऐसा नहीं होता है. ऐसा पाया जाता है. डीसी हम लोग ऐसा मिलता है, ऐसा. ये सेमीकंडक्टर्स में पढ़ा जाता है. फिर उसके बाद एसी है, तो एसी तो हमने देखा हाई फ्रीक्वेंसी है. अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा. रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट जाएगा. रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो करंट जाएगा? नहीं जाएगा. तो करंट यहाँ ब्लॉक हो गया. ठीक है, रेजिस्टेंस अगर कम है तो वो कूद कूद के जाएगा, भाग भाग के जाएगा, तो इजीली जा रहा है. तो डीसी इजीली पास हो जाता है इंडक्टर में से. अब आपको ये प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन. ये प्रैक्टिकल पर्पस भी लिख लो आप. ठीक है, ये चैप्टर में से प्रैक्टिकल में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, तो प्रैक्टिकल पर्पस भी ये लिख लो. चलिए अब चला जाए इसमें कैपेसिटर में. कैपेसिटर में बच्चे क्या है? देखिए सेम वही सारी चीज़ें हैं दोबारा से. ये कैपेसिटर है, यहाँ एसी लगा दिया. एसी लगाते ही क्या हुआ? E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. अब ये जैसे ही मैंने वोल्टेज लगाया, वोल्टेज लगाते ही क्या हुआ? ये धीरे 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 इसको चार्ज करना शुरू कर देगा और इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव. मानते इस बात को? पढ़ा था हमने पीछे, हमने पढ़ा था कि अगर मैं बैटरी लगा दूं पॉजिटिव नेगेटिव तो ये पहले पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और चार्ज होने के बाद क्या करेगा? डिस्चार्ज होगा? नहीं होगा. तो ये चार्ज होने में जितना टाइम लगता है बच्चे, चार्ज होने में ये कुछ टाइम लेता है मैक्सिमम. ये एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है. ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है. ठीक है, कैपेसिटर आसानी से चार्ज नहीं होने दे देता है भाई. जैसे ही इसने बैटरी में पॉजिटिव चार्ज भेजा है एक पहले, तो क्या करेगा? दूसरा पॉजिटिव चार्ज आने में ये इसको रिपेल करेगा. फिर अब 2 लोग मिल गए, जब तीसरा जाएगा 2 लोग मिल गए, इसको तीसरे को धक्का मार रहे हैं, फिर ये 3 लोग मिल जाएंगे, फिर इसको धक्का मार रहे हैं. तो जैसे जैसे ये पिछला आ रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता रहेगा, ज़्यादा पावरफुल होगा. एनर्जी ऐसे स्ट्रॉन्ग होती है. तो इतना आसानी से नहीं हो जाता है. इसको पूरा फुली चार्ज होने में टाइम लगता है. ठीक है, उसको बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट. क्या बोला जाता है? टाइम कांस्टेंट टू चार्ज कैपेसिटर. ओके, इसका जो वैल्यू होती है वो आरसी के बराबर होती है, आर और सी. अब देखो इसकी डेरिवेशन चलो अलग से करवा दूंगी मैं इसकी डेरिवेशन. अभी है नहीं है एनसीईआरटी में. अभी वाला जो पोर्शन है वो हम लोग एनसीईआरटी वाला कर लेते हैं. इसकी डेरिवेशन में बाद में, क्योंकि अभी सीधा वही है. मैं रिजल्ट दिखाऊंगी, फिर आप लोगों के ऐसे चेहरे बने रहेंगे, फिर वो आगे यूज़ हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना. अभी पिछली बार 25 में डेरिवेशन के थ्रू तो नहीं, उन्होंने बताया है ये ऐसे है, उसका रिजल्ट दे के क्वेश्चन पूछ लिए हैं. और वो वाला क्वेश्चन किसी ने नहीं किया था 25 में. कहने को ये वाला टॉपिक जो है वो डिलीटेड है.
पर वही है, थोड़ा सा उन्होंने एनसीईआरटी में दिया है कि चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है, ये लगता है वो लगता है, एक्सपोनेंशियली लिखता है, उन्होंने लिख कर दे दिया, एग्जाम में मैथमेटिकली आ गया। तो थोड़ा है ये, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे बाद में। चार्जिंग डिस्चार्जिंग बड़ा अच्छा टॉपिक है, सेंगेज में बहुत अच्छे से दे रखा है, तो करवा दूंगी टॉपिक खत्म होने के बाद। सो बच्चे क्या करा हमने, हमने बोला ये चार्ज होगा, फिर दोबारा से क्या हुआ, ये पॉजिटिव, ये क्या हुआ ये बताओ, ये पॉजिटिव में ये चार्ज हुआ, चार्ज हुआ, फिर ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज होते होते नेगेटिव में चला गया, और जब नेगेटिव में जाएगा तो इसको उल्टा मिल जाएगा करंट, तो ये पीछे की तरफ भागेगा, फिर दूसरी प्लेट को पॉजिटिव करेगा, फिर उधर दोबारा से इसको पॉजिटिव मिल जाएगा, फिर अगली प्लेट को पॉजिटिव करेगा। तो मतलब कैपेसिटर में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो वो करने नहीं दे रहा था वही काम ये भी कर रहा है। नहीं समझ आई? देखिए मेन अच्छा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट देखिए क्या कह रहा है, अगर मेरे पास प्लेट्स हैं पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव चार्ज इसको भेजा इसने, फिर जब दूसरा भेजने देगा ये आसानी से जाने देगा, उसको नहीं जाने देगा, उसको रिपेल करेगा। फिर जब ये बैटरी तीसरा मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रही है, तो तीसरा जब इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो ये और नहीं जाने देगा। इस तरह से करते 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 क्या लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जब बैटरी क्या है, सेम है आपका पोलैरिटी। पर हमारे इस केस में ऐसा नहीं है, हमारे केस में क्या है, पीछे से वैल्यू जो है वो धीरे 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 मैक्सिमम पे जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे धीरे 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 ये चार्ज होगा। अब चार्ज होने के बाद इसमें करंट जाता है आगे और बढ़ता है करंट, स्टेडी स्टेट हो जाता है। जितना करंट इसमें जाएगा वो स्टेडी स्टेट हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा आई की वैल्यू। आई इसमें क्या हो जाता था, आई इसमें कांस्टेंट हो जाता था, आगे फ्लो ही नहीं करने देता था इसको, जिसको बोलते थे स्टेडी स्टेट, अगर याद हो आप लोगों को। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो जैसे बैटरी में जैसे पॉजिटिव था, ये धीरे 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 कम होने लग गया। अब जैसे ही कम होने लगेगा, इसका जो चार्ज है वो निकल के धीरे 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 इस पे आएगा। अब धीरे धीरे जीरो बन गया, जीरो से फिर ये नेगेटिव की तरफ गया। जब नेगेटिव की तरफ जाएगा तो क्या कर देगा, इस बैटरी को धीरे धीरे इधरली साइड उसको चार्ज करना शुरू करेगा, और फिर ये नेगेटिव से फिर ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो फिर धीरे धीरे चार्ज जो है वो इधर ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग वो बार बार होती रहती है। वहाँ पे वो उसको ब्लॉक कर दे रहा था, यहाँ पे नहीं ब्लॉक कर रहा है, यहाँ पे उसकी हेल्प कर रहा है बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग करने में। तो करंट लगातार इसमें फ्लो हो रहा है, उसमें तो होने ही नहीं दे रहा था। ठीक है, तो इस वजह से कैपेसिटर को बोला जाता है एसी को इजीली पास करता है, डीसी को नहीं पास करता है। ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डायग्राम में डीसी का तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें एसी लेना है। एसी में क्या है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या लगा दिया, ये। अब ई क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता था और C लिखते थे हम लोग, याद है। V की जगह पे हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं E, तो ये आ जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी C इज इक्वल टू Q। ओके, अब देखिए, अगर मैं कहूँ मैं dq बाई dt ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो करंट चाहिए, dq बाई dt। डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, अगर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, c e नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा इसका आ जाएगा बाहर। नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। अब पिछला लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा नहीं, क्या क्यों इतना मुश्किल लग रहा है, मैथ्स बहुत कमजोर है, बहुत ज़्यादा। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, शक्ल तो यही बता रही है। पार्थ आप भी मुश्किल में ही हो, क्या नहीं चीज़ें समझ में, थ्योरी बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रही आपको पीछे से, पक्का।
देख लो, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ई नॉट, मैं इसको 1/c ओमेगा लिख देती हूँ। रीज़न वही है कि भाई मुझे नीचे रेजिस्टेंस लिखना है, कॉस ऑफ ओमेगा। इतनी बात समझ में आई? dq/dt, इसको क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा I नॉट हो गया, E नॉट बाय 1/c ओमेगा। 1/c ओमेगा को मैं XC लिख देती हूँ, इफेक्टिव कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, XC। फेजर डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो बताइए जल्दी से, ई मेरा देखो साइन है तो मैंने साइन लिख दिया, और आई क्या है, इस हिसाब से कॉस है, तो कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस अगर पॉजिटिव है तो एम्पलीट्यूड थोड़ा कम कर दिया जाए ऐसे। यहाँ पे ऐसे, ये तो सेम ही हो गया। यहाँ पे वैल्यू कहाँ जाएगी, ये मैक्सिमम हो गया, यहाँ मैक्सिमम होगा, नहीं यहाँ मिनिमम होगा, यहाँ मैक्सिमम होगा, ऐसा। ठीक है, इधर कौन है, ई और आई, और ये कौन है, ओमेगा टी। क्लियर है, कॉस का ग्राफ और साइन का एक पे बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद भाई मेन प्रॉब्लम रही फेजर डायग्राम की। कॉस ऑफ ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करो जल्दी से, क्या लिखूं, कॉस ओमेगा टी। ये ग्राफ हम लोगों ने सब में बनाया ना, आई और ई का एक साथ ग्राफ बनाया, साइनोसोइडल ग्राफ फॉर बोथ फिजिकल क्वांटिटीज। इसको क्या लिख देंगे फिर, हाँ जी, कॉस ओमेगा टी को आई नॉट साइन ओमेगा टी, π/2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो π/2 प्लस ओमेगा टी। तो हम लोग वैसे ओमेगा टी प्लस π/2 लिखते हैं, तो सही तरीका वही है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, करंट लीड्स बाय π/2, एंड वोल्टेज हमारा क्या कर रहा है, लैग्स बिहाइंड बाय π/2। ठीक है, फेजर डायग्राम बना लो अब जल्दी से इसकी। ये करंट है हमारा, ये वोल्टेज है। देखो फेजर डायग्राम कैसे बनानी है, करंट है, वोल्टेज है। ठीक है, कौन आगे है, करंट आगे है, तो एंगल π/2 कौन, सॉरी ओमेगा टी कौन बना रहा है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो जो भी आप दे रहे हो ये आप दे लीजिए, ओमेगा टी कौन है, ये ई नॉट है, ई नॉट है ना। अब करंट कहाँ जाएगा, करंट क्या कह रहे हैं, करंट कितना आगे है इससे, 90, तो इससे 90 आगे आप ड्रॉ कर दो,
तो जब इससे 90 आगे ड्रॉ करेंगे तो मे बी यहाँ पे आ जाएगा आपका आई नॉट। ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या है, पाई बाय 2। तो फाई कितना है हमारा, पाई बाय 2। ठीक है, ओके। और क्या मिला हमें, ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना के बता दो। ये एफ है, इधर कौन है, एक्स सी है, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई लीनियर बन रहा है, तो इस तरह से आपका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, 1 बाई एफ आ रहा है ना, तो ऐसा ग्राफ ये है ना एक्स सी, इसका ग्राफ बचे, ये वेरी करा रहे हैं हम लोग, इसको वेरी कराओगे, 1 बाई एक्स का ग्राफ है, तो 1 बाई एक्स का ग्राफ आपका ऐसा ही होता है। ठीक है, और ये चीज़ लिख दो आप, कैपेसिटर passes AC current easily and blocks DC current। क्या हुआ, कहाँ पे, किस पे, इस पे, ये फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम, ये है साइनोसोइडल, साइनोसोइडल डायग्राम ऑफ ई आई एंड ई, और इसको बोल सकते हो आई एंड ई इन साइन फॉर्म लिख दो। जैसे अलग अलग तरीके से नाम आ जाते हैं ना पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कि साइन की फॉर्म में बताओ और ये फेजर डायग्राम की फॉर्म में बताओ। फेजर डायग्राम मतलब जस्ट एक वेक्टर, फेजर मैंने इसी वजह से आपको इतना बताया कि फेजर का मतलब पता होना चाहिए। फेजर क्या है, हमारा वेक्टर है। फेजर डायग्राम फिर से समझा दें। जब भी आप फेजर डायग्राम बना रहे हो उसके पहले अपनी दोनों क्वांटिटीज को रेडी रखो। अब ये चैप्टर करते करते आगे के जो टॉपिक्स हैं वो याद हो जाएगा आपको। पहली डेरिवेशन क्या करी है, रेजिस्टेंस की, ऐसे दिमाग में रखना है। पहली डेरिवेशन रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज का सेम एंगल आया था। दूसरा डेरिवेशन इंडक्टर है, ऐसे ध्यान रखोगे तभी याद रहेगा। दूसरा डेरिवेशन क्या है, इंडक्टर। अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर में हमने पाई बाई 2 पीछे रखा है। करंट हम लोग हर में क्या सॉल्व कर रहे हैं, कंडक्टर करंट सॉल्व कर रहे हैं। सब में क्या पता कर रहे हैं, आई को पता किया जा रहा है। तो सेकंड वाली डेरिवेशन में करंट पीछे आया है, माइनस वाला आया था रिजल्ट पाई बाई 2, तो करंट हमारा पीछे है। कैपेसिटर में करंट हमारा आगे है। ठीक है, इस तरह से आप इसको वो करोगे और फिर फेजर डायग्राम में चलते हैं। फेजर डायग्राम मैंने क्या किया, मैंने फेजर डायग्राम के लिए इस तरह से सर्कल बना लिए अपने, ये। ठीक है, अब क्या रिलेशन लिख लेते हैं। यहाँ E जो है E नॉट साइन ओमेगा टी है, तो E बड़ा वाला सर्कल होता है, तो E मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ अगर एक्स एक्सिस से एंगल ओमेगा टी आ रहा है, ठीक है, ओमेगा टी एंगल जो है मेरा ओमेगा टी आ रहा है, E का ओमेगा टी आ रहा है, ये E का। इतनी बात समझ में आई। अब अगर ये रेजिस्टर वाला है और ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो उसमें आप अल्फाबेटिकली पीछे से चल रहा है, ये देखो RIC। ठीक है, अब देखो करंट इसमें हमने देखा था हमारा सेम आया था, करंट I नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें करंट क्या आया था, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसमें क्या आया था, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब एंगल बढ़ाना है दूसरे वेक्टर का, पाई बाय, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे सेम, यहाँ पे पाई बाई 2 पीछे पीछे, यहाँ पे पाई बाई 2 पीछे है ना, इससे पाई बाई 2 पीछे है, यहाँ पे पाई बाई 2 आगे है। समझ आया सबको? ठीक है, नहीं नहीं बनाना तो नहीं, ये पीछे आपने कर लिया है। समझ आया? ठीक है परमीत,
ओके, समझ आया? और हमने क्या क्या देखा बच्चे, यहाँ पे जो आर था हमारा वो आर ही है। रेजिस्टेंस लिख लो, लिख लो चाहे तो शॉर्ट में थोड़ा सा रिजल्ट के लिए, आर है। यहाँ पे एक्स एल जो था वो ओमेगा एल था, यहाँ पे एक्स सी 1/ω_c। ठीक है, ओके। ये चीज़, इसी को हमें बार बार यूज़ करना है। ये जो तीनों चीज़ें आपके सामने बनी है ना, इसको बार बार यूज़ करके आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करने हैं, डेरिवेशंस भी। नेक्स्ट जो है वो इसी से रिलेटेड है, नेक्स्ट डेरिवेशन है ही इसी से रिलेटेड है। अब आपसे कोई पूछे क्या, देखो वेक्टर की फॉर्म में हमने ड्रॉ किया है इसको, पता है सॉल्व भी वेक्टर की फॉर्म में करते हैं, सबसे बड़ी बात। बट क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट देखो स्केलर क्वांटिटी है, वोल्टेज देखो स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी इसको वेक्टर अलजेब्रा के साथ सॉल्व किया जाता है। क्यों? इजीली ये सारी रिप्रेजेंटेशंस और विजुअलाइजेशन हमें दे देता है, उसकी वजह से हमने इसको यूज किया हुआ। ठीक है, कहाँ पे आई? इसी में आएगा ना, सेम है। हाँ, इंडक्टर में ये आई है, ये आई है, इसमें ब्लू वाला आई है। बना रहे हो कि इरेज कर दूं? अब हमें बस आर सी एल सी ऐसे बनाना है, फिर आर एल सी बना लेना है। आर सी एल सी इन्हीं दोनों को कंबाइन कर देना है। नेक्स्ट जो काम होने जा रहा है, आर और सी। हो गया बेटा? अब चलिए आर सी सर्किट, आर सी सर्किट। आर सी सर्किट में क्या करना है, आर ले लेना है और इंडक्टर, ठीक है, लगा देना है यहाँ एसी। पीछे करते थे हमने दो रेजिस्टेंस ले लिए थे, R1 और ये R2। जो भी आप DC लगाते थे वोल्टेज इसके क्रॉस होता था V1, इसके क्रॉस होता था V2, होता था ना। सेम वही चीज यहाँ पे है। ये हमने लिया E, इसके क्रॉस बेटा इसको लिखना है VR, इसके क्रॉस लिखना है VL। करंट अगर इसमें ज्यादा था, करंट इसमें क्या फ्लो करता था, I। अगर इसमें करंट ज्यादा था I, V1 कितना ज्यादा था, IR1, यहाँ आ जाता था IR2। आता था कि नहीं आता था? सेम ऐसा यहाँ ही है। यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है मेरा I, और अगर ये I है, इसमें तो डायरेक्शन वैसे दिखा नहीं सकते हो आप, है ना, डायरेक्शन का ये, इसमें I इसका रेजिस्टेंस, इसमें I इसका रेजिस्टेंस,
इसका रेजिस्टेंस क्या था इंडक्टर का, एक्सएल लिखा था हमने। समझ आया? ठीक है। अब उसके बाद क्या, ये रफ में बनाना, अगर आपको समझने के लिए बाद में बनाना होगा इसको रफ में। फेजर डायग्राम में चल लेते हैं। देखिए ध्यान से देखना, बस आसान है, कॉन्सेप्ट्स के साथ करोगे ये चैप्टर बहुत आसान है। बट अगर आपने सोचा मैं क्रैम कर लूँ ये चैप्टर का, एकदम सत्यानाश हो जाना है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरा आई है। रेजिस्टेंस वाले केस में फेज क्या है आई और वी का? रेजिस्टर वाला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना था? 0। सेम डायरेक्शन में, जहां करंट था वहीं वोल्टेज था। तो ये मेरा करंट है और इसी के अलोंग मैंने वोल्टेज की वेक्टर ड्रॉ कर दी। समझ आया? ठीक है। इंडक्टर में बात करते हैं। इंडक्टर में करंट वोल्टेज से आगे था या पीछे? पीछे था। वोल्टेज आगे था, करंट पीछे था। दोबारा सुनो, इंडक्टर वाले केस में करंट पीछे था या आगे? पीछे। वोल्टेज आगे। अब थर्ड चीज, ध्यान से सुनो, इसमें जो करंट जा रहा है रेजिस्टर में, वही करंट इसमें भी जा रहा है कि अलग जा रहा है? सेम करंट जाए सीरीज में, तो करंट हमें सेम ही लेना पड़ेगा। वोल्टेज हमारा अलग अलग हो जाएगा क्योंकि सीरीज में बात करें तो हम वोल्टेज को देखेंगे कि करंट से वोल्टेज हमारा आगे था, कितना? π/2। तो ये मेरा VL, अच्छा ये रेजिस्टर था ना बच्चे, तो R लिखेंगे, ये मेरा VL हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब क्या करना है, दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? अगर 90 डिग्री होगा a² + b², 2ab cos थीटा cos 90 0 हो जाएगा, तो a² + b² का स्क्वायर रूट आ जाता था। यही आता था, वही सारी चीजें हमें इसमें करनी है। समझ आया? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब लिख लेते हैं वोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टर क्या है बच्चे हमारा? VR = IR। वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर VL IXL। रिजल्टेंट और नेट वोल्टेज। ठीक है, तो V आ जाएगा। देख लेते हैं आपकी बुक में क्या सिंबल लिया है, वही सिंबल लेके कर लेते हैं, तो फिर कंफ्यूज हो गया आप लोग। इन्होंने E ही लिया है, ठीक है, तो E ले लेते हैं। तो E ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो E, अब जब मैं स्क्वायर, अभी तो मैंने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख दिया इस तरह से, फिर उसके बाद क्या चीज़ें ध्यान से अब थोड़ा सा देख लो आप इस तरह से। जैसे मेरे पास जो E था, ठीक है, वो क्या था? E0 sin ωt। ठीक है, और ये वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर कौन था बता दो जल्दी से। अब मुझे ऐड करना है एक्चुअल में। वेक्टर क्या था फेजर डायग्राम में? कौन सी चीज थी वो क्वांटिटी इंस्टेंटेनियस थी या पीक वैल्यू? क्योंकि दो ही चीजें इसमें यूज कर रहे हैं, एक इंस्टेंटेनियस एक पीक वैल्यू। तो ये मेरा पीक वैल्यू है या फिर इंस्टेंटेनियस है? देखो जाके ध्यान से, वेक्टर क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस तो प्रोजेक्शन आता था, इंस्टेंटेनियस क्या आएगा? प्रोजेक्शन। ठीक है, जब वेक्टर ले रहे हो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या दे रहा है? वो आपको पीक वैल्यू दे रहा है। समझ आई बात? ठीक है, तो पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड, तो वो आप एंगल 0 डिग्री के ऊपर ले सकते हो। वो चीज जो हम लोग लिखेंगे वो 0 डिग्री के ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, सो क्यों ऐसी चीज है बच्चे? देखो ध्यान से, अगर इसमें अगर कंफ्यूज, ये वाला इरेज कर दो, इसको कर दो इरेज। देखो बेटा, क्यों ऐसा बोला जाता है, थोड़ा सा देखो,
ये जो टॉपिक है ना, ये एक एनालॉजी है, सिर्फ इस चीज को यूज किया गया है चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। इसके पीछे का ज़्यादा आप फिजिक्स में नहीं बोल सकते हो कि फिजिक्स में यही है, नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करें, हम लोग अपनी फिजिक्स को सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ क्या है, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या बोला, अगर मेरा ये वेक्टर आई नॉट है, अगर ये वेक्टर आई नॉट है, ये एंगल अगर ओमेगा टी बन रहा है, तो इसके अलोंग कितना आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। जब ये वेक्टर हमारा आर होता था तो ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा बनता था कि नहीं बनता था। उस हिसाब से ये जो वेक्टर हमें प्रोवाइड किया गया है, जो वेक्टर प्रोवाइड किया गया है वो कौन है, वो आई नॉट होगा, ई नॉट होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, इस वजह से जब नेट रिजल्टेंट लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा मुझे, वी आर नॉट का स्क्वायर आई आर नॉट वी एल नॉट का स्क्वायर, ये किसका आ जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। ज्यादा हो रहा है लग रहा है, इसको आर नॉट लिख लो, इसको वी एल नॉट लिख लो, इसको वी क्या है, ई नॉट है। डायग्राम्स में कंफ्यूजन है, दोबारा से चले तिरछा, नहीं समझ आया आपको। देखिए देखिए बेटा, सॉल्व करने जा रहे हैं तो सॉल्व करते टाइम मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड जब लोगे तो क्या आएगा, ये चीज़, ये अगर हम लोग, मैं कह दूं ये मेरा ई नॉट है, नॉट को यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख रहे हैं ना हम लोग, ये ई नॉट। इधरली साइड पे कौन है, इधरली साइड पे मेरा वी आर नॉट है, इधरली साइड पे कौन है, ये वी एल नॉट है। तो अगर जो दो वेक्टर्स हैं, ये मेरा ए वेक्टर हो गया मान लो, ये मेरा बी वेक्टर हो गया, तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ रिजल्टेंट कौन है, रिजल्टेंट ई नॉट है, और ये कौन है, ये वी आर नॉट का स्क्वायर है, ये वी एल नॉट का स्क्वायर है। यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास ई नॉट इज इक्वल टू वी आर नॉट प्लस वी एल नॉट का स्क्वायर का ये। ठीक है, और ये कौन हो जाएगा, आई आर प्लस आई एक्स एल, आई आ जाएगा बाहर, अंदर कौन होगा, आर स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर, तो ई नॉट, यहाँ से आई आ जाएगा आपका ई नॉट बाय आर स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, करंट के लिए भी पीक वैल्यू ही यूज कर रहे हैं, आई नॉट ही फेजर डायग्राम में, तो ये मेरा आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट। प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा एक बार दोबारा से देख लीजिए, स्टार्टिंग से अभी मैं वो कर देती हूँ। क्या किया बच्चे, देखो हमने लिया आर एंड एल। जब आर एल लेंगे तो आर एल में हमने बोला अगर मैं आर की बात करूँ तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा वोल्टेज भी जाएगा। तो करंट को मैंने आई नॉट ले लिया, वोल्टेज को मैंने वी आर नॉट ले लिया। फिर मैंने एल की बात करी, एल कहते हैं करंट के साथ 90 डिग्री से आगे रहता है, तो ये हमने करंट से 90 डिग्री आगे कर दिया। अब दो वेक्टर जब मैं ऐड करूंगी तो सेम क्वांटिटीज को ही ऐड करूंगी, तो ऐड करने के लिए वेक्टर रूल लगाना पड़ेगा। तो वी एल नॉट का स्क्वायर वी आर नॉट का स्क्वायर रूट, ये कौन आ जाएगा, ई नॉट आ जाएगा। यही केस किया है हमने। आई की वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू आई नॉट एक्स एल लिख दिया मैंने, और इसका आई नॉट आर क्या है हमारे पास, आर है स्क्वायर, और ये स्क्वायर आई नॉट बाहर आ गया और ये बन गया एक्सएल का स्क्वायर आर का स्क्वायर ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू आ गई आपकी। और इसी चीज को बोलते हैं इम्पीडेंस। नया टर्म आ जाता है इम्पीडेंस।
इम्पीडेंस क्या है? नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अभी सब इसको मैं सब समराइज कर दूंगी, उसमें टेंशन इतनी लेने की जरूरत नहीं है, पर यही है नेक्स्ट लेक्चर में अगर पीछे का अच्छे से नहीं पढ़ कर आओगे फिर समझ नहीं आएगा। अब पढ़ कर आइए, नहीं तो अभी बैठो पढ़ो, अभी तो होंगे क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस करोगे अभी आप। फिर ये परमीत और योशा का, एक सेकेंड, कुछ पढ़ा पल्ले हैं कि अभी है जरूरत रिवीजन की? हाँ बताइए बताइए, समझ आ गया? इसमें इतना ही है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा है भी नहीं है, इतना ही है बस, ठीक है? सेम डिट्टो करना है आपको। यहाँ पे अब इंडक्टर की जगह पे कैपेसिटर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्ससी आ जाएगा, बस सारा कुछ सेम। इस केस में यहीं भी कैपेसिटर लगा लो, लिख लिया ये सब, लिख लिया है? यहीं भी कैपेसिटर लगेगा बच्चे, यहाँ पे आपका कैपेसिटर लग जाएगा और यहाँ आ जाएगा VC, ठीक है? तो L की जगह पे यहाँ C आ जाएगा, यहाँ पे C लिख दो बस, और यहाँ पे भी C आ जाएगा, यहाँ C, यहाँ ओमेगा C, बस XC, सारा चेंज हो जाएगा। फेजर डायग्राम में है, फेजर डायग्राम कैसे बनेगी अब बताओ रिजल्टेंट? फेजर डायग्राम देखिए जरा XC के लिए, ये करंट तो मेरा और VR तो सेम डायरेक्शन में ही जाएगा, मानते हैं? VR और करंट हमारा सेम डायरेक्शन में जाएगा। और कैपेसिटर में बताना जरा, करंट क्या करता था? आगे रहता था कैपेसिटिव वोल्टेज से, तो कैपेसिटिव वोल्टेज कहाँ रहेगी? पीछे रहेगी, VC। अब अगर दो वेक्टर्स यहाँ हैं, हाँ कैपेसिटर का बना रही हूँ, अब यहाँ पे रिजल्ट यहाँ आ जाएगा, यही है बस। अरे भाई कैपेसिटर वाले केस में क्या था? कैपेसिटर वाले केस में वोल्टेज आगे थी या पीछे? पीछे थी। किससे? करंट से, है ना? तो करंट मेरा यहाँ है तो वोल्टेज मैंने पीछे ड्रॉ कर दिया। अब मेरे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इसी के बीच में तो आएगा, इसी के बीच में ही तो आएगा रिजल्टेंट, और कहाँ आएगा? बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। क्या हुआ? रेजिस्टर और कैपेसिटर यहाँ पे आ जाए। अच्छा अच्छा सॉरी, वो RL होगा, पीछे वाला RL होगा बेटा, RL, ये वाला RC, पीछे वाला सही कर लो, RL, पीछे वाला RL है, ये वाला RC है। ओके सो इसको देखो दोबारा से कर लेते हैं। RC सर्किट, RC सर्किट में क्या किया? एक हमने R ले लिया, एक हमने कैपेसिटर ले लिया, उसके अक्रॉस क्या लगा दिया? AC। AC लगाते ही इसके अक्रॉस VR है, इसके अक्रॉस VC है, यही है, ठीक है? तो लिख लेते हैं कि VR क्या होगा? IR होगा, VC क्या होगा? IXC होगा। इतनी बात समझ में आई? फिर हमने बोला कि भाई हमें पता है जो करंट है और VR है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा, नॉट के साथ रिप्रेजेंट कर दो, और कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज होता है वो पीछे होता है।
तो हमने लिखा यहाँ पे कि जो E होगा यहाँ पे दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। अगेन वैल्यूज पुट करेंगे, आई एक्स सी का स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स आर ही आएगा इसका तो का स्क्वायर, आई नॉट बाहर आ जाएगा, यहाँ आ गया एक्स सी आर का स्क्वायर। अच्छा, नेट ईएमएफ का एंगल अगर हमें पता करना हो तो ये क्या आ जाएगा, ये एंगल कैसे पता करेंगे, टेन थीटा या जो भी एंगल आप लेना चाह रहे हैं थीटा ले लीजिए, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, वी सी वी आर। ये भी कोई टॉपिक है ये, बताइए। फिजिक्स तो भाई पढ़ लिया आपने, फिजिक्स जितनी पीछे थी वो सारी फिजिक्स थी, अब सारा मैथमेटिकल है ये। समझो ये दो वेक्टर्स दिए हैं, उन्हीं दो वेक्टर्स को आप सॉल्व कर रहे हो बस, और कुछ नहीं है। कहाँ मेन है, ये है आपकी फिजिक्स, जो वेक्टर कहते हैं कि हाँ भी वेक्टर कैसे बनाया आपने, कैसे डायग्राम बनाई, डायग्राम बनाने के बाद तो सॉल्व भी किया है। फिर इसी के बाद ये पेपर में इसके रिजल्ट्स पूछे जाते हैं, इसकी फेजर डायग्राम, इम्पीडेंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। डेरिवेशन आता है आपका आरएलसी, पक्का है 100%, जो भी मर्जी सेट हो आरएलसी और रेजोनेंस का 5 मार्कर का क्वेश्चन आता ही आता है। और वो 5 मार्कर आप ऐसे नहीं पहुंच पाओगे अगर ये वाला सब कुछ नहीं आपको आता है, अब उसमें नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम आती है। अब इन्हीं 3 चीज़ों, आरएलसी पता क्या है बताऊं मैं, पिछले को और इसको कंबाइन कर देना। वी एल क्या था, वी एल हमारा ये था, ये मैंने एक वेक्टर और ड्रॉ कर दिया, बस ये आरएलसी हो गया। अब इन 3 वेक्टर्स को सॉल्व करने का तरीका बता दो जरा। ये मेरा वी एल है, ये मेरा वी सी है और ये मेरा वी आर है। 3 वेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वी एल इधर आओ तो वी एल आ जाएगा ना, तो ये वाला वेक्टर हट जाएगा। अब 2 वेक्टर्स का स्क्वायर रूट ले लो, रिजल्ट आ गया आपका, यही रिजल्ट आरएलसी है। समझ आई बात। अब आप एनसीईआरटी में चेक करोगे तो ये ना तो आर का दिया है, ना सी का, ना एल का, ना कॉम्बिनेशंस का नहीं दिया है, उन्होंने सीधा आरएलसी दे दिया है। और वो समझने में टाइम उतना ही लगता है, 2 लेक्चर उसको लग जाते हैं। पर अगर हम लोग इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया, वहाँ पे आपको टाइम ही नहीं लगेगा, पूरे का पूरा हो जाएगा आपका। ओके, ठीक है। इसी के साथ फॉर्मूलाज लगेंगे और रिजल्ट आएगा आपका। है ना आप लोगों के पास ये वाली बुक, क्योंकि उस वाले रूम में होगी क्लास, यहाँ बोर्ड पे फिर हो नहीं पाएगा अच्छे से। बुक है एसएल, ठीक है। परमीत अभी दूसरे रूम में ज्वाइन करवा रहे हैं आप लोगों को। इसमें कोई डाउट है योशा? पक्का समझ में आ गया अच्छे से? लिख के मुझे 3-3 बार चाहिए आप लोगों को कॉपी में।